स्वागत है आपका। प्रदेश प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम की बैठक की खबर है। बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर मंथन चल रहा है। इस वक्त टीम 11 के साथ सीएम योगी मीटिंग कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल वो निरीक्षण के लिए गए थे और उसके बाद ये मीटिंग वहां पर चल रही है। तो कल भी आरएमएल अस्पताल का अचानक दौरा करने पहुंचे थे सीएम योगी और उसी की तर्ज पर आज सिविल हॉस्पिटल अचानक पहुंच गए। यहां उन्होंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और फिर टीम 11 के साथ उनकी बैठक चल रही है। बड़ी खबर, घर से निकले थे मीटिंग के लिए, लेकिन उससे पहले ही अचानक सिविल हॉस्पिटल की तरफ डाइवर्ट हो गए। वहां पर औचक निरीक्षण किया और फिर अब बैठक चल रही है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अनुभव, क्या अब भी ये मीटिंग चल रही है? और कल भी औचक निरीक्षण जब आरएमएल हॉस्पिटल का किया था, अधिकारियों पर काफी गुस्सा हुए थे सीएम। आज भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और अब टीम 11 के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो खुद जाकर ग्राउंड पर उतर कर चेक करेंगे। लगातार टीम 11 की बैठक तो वो करते रहते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से टीम 11 की बैठक में पहले वो आरएमएल अस्पताल गए और आज फिर उसी तरह घर से निकले थे लोक भवन के लिए। वहाँ टीम 11 की बैठक 3:30 बजे होनी थी, लेकिन सीधे वो चले गए सिविल अस्पताल। वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर है उसका जायजा लिया, वहाँ लोगों से बात की, जो डॉक्टर थे उनसे बात की और ये देखा कि जो सुविधाएं कही जा रही है, क्या वो सुविधाएं दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। उसके बाद अब लौट के आए हैं, टीम 11 की बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो कमियां उन्हें नजर आई होंगी उस पर आज कोई निर्देश मुख्यमंत्री जरूर देंगे। और देखिए, ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से आप खुद ग्राउंड पर उतरे तो पूरा एक संदेश है प्रदेश के सभी जिलों के लिए कि वहां पर जो क्वारंटीन सेंटर है, जो अस्पताल है, कहीं कोई खामियां ना रहने पाए। तो अगर कोई खामी रहेगी और ऐसे निरीक्षण में कोई खामी पाई जाएगी तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और स्पष्ट निर्देश भी है और संदेश भी है कि अब मीटिंग करने से केवल काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर उतरे, रियलिटी जाने, लोगों की दिक्कतों को जाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। और अब हम रुक करने जा रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। पुलवामा जैसे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है देश में। जम्मू कश्मीर में विस्फोटक से भरी एक कार मिली है और विस्फोटक भरी इस कार को नष्ट कर दिया गया है। यानी कि पुलवामा के तर्ज पर आतंकी एक बार फिर से सुरक्षा बलों को टारगेट करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इस प्लान को फेल कर दिया गया है। विस्फोटक से भरी एक कार मिली जिसे नष्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। of terror activities, and the terrorists are being pumped in only and only by Pakistan. Recently, when we had made claims of Pak occupied Kashmir that it is our part, that is something. And after we killed Riaz Naiku, this is something which has really pinched and hurt Pakistan. So we should now take the advantage, hammer Pakistan and teach Pakistan a lesson. जिस प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है, ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। अब यहां पे कश्मीर में रियाज नाइकू को मार देने के बाद यहां पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि साउथ कश्मीर ये आतंकवादियों का गढ़ है।
यहां पर ये जब रियाज नाइको को मारा हमने और पाक व्याप्त कश्मीर को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, इस चीज की जब हमने बहुत बार बयानबाजी करी है, तब जाकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उसकी दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया था। और इसीलिए पाकिस्तान ये बौखलाया हुआ है और इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट थे। जरूरी अब यह है आगे हमने किस प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए, इसी प्रकार हमने अलर्ट रहना चाहिए, इसी प्रकार हमने जागरूक रहना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने हैमर करना चाहिए, क्योंकि जब यह गाड़ी वहां से जा रही थी और जब 4-5 दिनों से हमको इंटेल इंफॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो एलओसी से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार एलओसी के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासियों के रास्ते में मौत पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन से पीड़ित और घर वापसी को लेकर मजबूर प्रवासी श्रमिकों की बदहाली और रास्ते में उनकी मौत आदि के कड़वे सच मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने हैं। वो पुनः स्थापित करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को इनकी बिल्कुल चिंता नहीं है। ये अति दुखद है। देश में लॉकडाउन के आज 65वें दिन ये थोड़ी राहत की खबर है कि माननीय न्यायालयों ने कोरोना वायरस की जांच, इलाज में सरकारी अस्पतालों की बदहाली, निजी अस्पतालों की उपेक्षा, प्रवासी मजदूरों की बढ़ती दुर्दशा और मौतों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल जवाब शुरू कर दिया है। तो ये ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर सरकार को निशाने पर लिया है। 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं। लॉकडाउन में मजदूरों और उनकी जो मौतें हो रही हैं भूख के कारण, उसे लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ को इन दिनों मरीजों की काफी चिंता सता रही है, लिहाजा वो रोज अस्पताल के औचक निरीक्षण कर वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। कल भी सीएम ने आरएमएल अस्पताल का दौरा किया था और आज उन्होंने सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। वहां मौजूद मरीज के परिजनों से बातचीत की है। आपको बता दें, कल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। आज भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और उन्होंने यहां का औचक निरीक्षण किया, डॉक्टरों से बात की, वहां की व्यवस्थाएं देखी। इतना ही नहीं, मरीज के साथ जो उनके परिवार वाले हैं उनसे भी मुलाकात करके उन्होंने व्यवस्था की हकीकत को जाना, उनकी समस्याएं पूछी। और इस वक्त आपको बता दें कि टीम 11 की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल भी उन्होंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों से कह दिया था कि ग्राउंड पर उतरें, वहां जाकर हकीकत जाने। और एक बार फिर से निर्देश दिया गया है सभी अधिकारियों को कि केवल मीटिंग करने और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा भी ग्राउंड पर उतरकर रियलिटी को देखना और परेशानियां दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश का दुनिया में डंका बजाने के लिए योगी सरकार अब खास प्लान बना रही है, जिसे लॉकडाउन के दरमियान ही इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार का फोकस अब उत्तर प्रदेश को निर्यात का बड़ा हब बनाने की तरफ है, जिसका प्लान लगभग तैयार है और सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है, जो जल्द ही लग सकती है। एबीपी गंगा को मिली जानकारी के मुताबिक मेक इन यूपी ब्रांड विकसित किया जाएगा, जिससे साफ है कि अब दुनिया में यूपी का डंका बजाने का प्लान है और उसमें पहले से चल रही
एक जिला एक उत्पाद योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब योगी सरकार मेक इन यूपी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट, नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की बनी चीजों का अब दुनिया में डंका बजेगा। एक तरह से एक्सपोर्ट हब यूपी को बनाने की तैयारी चल रही है और उसका खाका लगभग तैयार है। कैबिनेट की मुहर का इंतजार है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश निर्यात का हब बनेगा। निर्यात के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की कोशिश है। मेक इन यूपी का यह प्रोग्राम है, जिसके तहत एक ब्रांड विकसित करने जा रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट ब्रांड बनाने की तैयारी है। जिलों को निर्यात हब जैसा विकसित करने का प्लान इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। डीएम की अध्यक्षता में जिला निर्यात बंधु बनेगा। निर्यातकों को सहूलियत देकर आगे बढ़ने का जो प्लान है उसका खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। निर्यात में बढ़ोतरी के लिए सरकार मदद करेगी। उन उद्योगों को 50% से ज्यादा निर्यात पर काफी छूट दी जाएगी। तो इसके तहत कामगारों, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश एक एक्सपोर्ट ब्रांड के रूप में उभरेगा। उद्यमियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और अब एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। यहां बिल्डिंग से गिरकर एक युवती की मौत की खबर है। 15वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की मौत हो गई है। यह युवती बस्ती की रहने वाली थी। क्रॉसिंग रिपब्लिक के एसोटेक सोसाइटी की एक घटना है, जहां पर इस युवती की जान चली गई है। 15वीं मंजिल से गिरकर इस युवती की मौत हुई है, जो कि बस्ती की रहने वाली थी और गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में रह रही थी। हालांकि अब पता लगाया जा रहा है कि 15वीं मंजिल से ये जो गिरी है, आखिर क्या वजह है कि ये जो घटना है, क्या कोई हादसा है या इसके पीछे की हकीकत कुछ और है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक सोसाइटी, 15वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की मौत हो गई है। अगली खबर बागपत से है, जहां नाग नागिन के जोड़े को बेरहमी से मार डाला गया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मामला छपरौली के बदरखा गांव का है, जहां लोगों को नाग नागिन का जोड़ा आबादी इलाके में दिखा तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और लाठी से उन्हें मार दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। नाग नागिन का एक जोड़ा जिसे मार डाला गया। वन विभाग का कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी। लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई नाग नागिन के इस जोड़े की। आबादी में सांपों का जोड़ा दिखा तो लोगों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब आपको आग की एक डराने वाली खबर दिखाते हैं। दरअसल बरेली में कॉम्प्लेक्स में लगी आग को लेकर हड़कंप मच गया है, जिसके बाद 22 दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा है, तब कहीं जाकर इस आग को बुझाया जा सका। यहां लापरवाही भी देखने को मिली, क्योंकि 10 मिनट की दूरी के बाद भी दमकल की गाड़ियां 2 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची और इस आग ने तब तक कितना विकराल रूप ले लिया, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। यह आग बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी। धुएं का काला गुबार पूरे आसमान में उठता दिखाई दे रहा था, लेकिन मात्र 10 मिनट की दूरी थी, फिर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां टाइम से नहीं पहुंची। आग भड़कती गई और तेजी से फैलती चली गई। हालांकि बाद में 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर इस आग को बुझाया। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयावह ये आग कॉम्प्लेक्स में लगी हुई थी, जो डराने वाली है। आप पहली तस्वीर में देखिए और दूसरी तस्वीर आग बुझाने के बाद की है। सवाल यहां ये खड़े हो रहे हैं कि जब 10 मिनट की दूरी पर फायर ब्रिगेड थी, पहुंच सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समय से नहीं पहुंच पाई। दूरी महज 10 मिनट की, लेकिन पहुंची देर से, जिसके कारण ये आग इतनी विकराल हो गई। उधर बाबरी विध्वंस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने तलब किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती को तलब किया गया। इसके अलावा कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी तलब किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीबीआई की विशेष अदालत ने 32 लोगों को तलब किया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी भी हैं, उमा भारती भी हैं और उन समेत 32 लोगों के नाम हैं। कल्याण सिंह मिलाकर 32 आरोपी तलब किए गए हैं सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में। बाबरी विध्वंस मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है।
और अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। रुख प्रयागराज से जुड़ी एक खबर का हम करने जा रहे हैं, जहां एक सुपारी किलर पकड़ा गया है। 1 लाख का इनामी ये बदमाश था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नैनी में 2 लोगों के मर्डर की इसने सुपारी ली थी। बदमाश के पास से एक राइफल, एक पिस्टल को बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच ने बदमाश के साथी को भी पकड़ लिया है। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।